तो आज के इस वीडियो में मैं हाल ही में जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक थ्रिलर सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज का नाम है कुल द लेगेसी ऑफ द राइजिंग्स। इस कहानी में सस्पेंस है, मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिल है, तो इसीलिए आपको इंटरेस्टिंग काफी लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक रॉयल परिवार राज सिंह को दिखाते हुए, जो कि बीकानेर शहर पे राज करते हैं। और वहाँ के स्विमिंग पूल में वर्कर्स को राजा चंद्र प्रताप राय सिंह की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन आखिर राजा को किसने मारा, अब ये देखने के लिए जाते हैं 24 घंटे पहले और हम राजा की बड़ी बेटी इंद्रानी और उसके पति विक्रम को देखते हैं, जो कि महल आ रहे थे। और इंद्रानी को उसके भाई अभिमन्यु का कॉल आता है। विक्रम उसे फोन लेता है, कहता है कि हर बार अभिमन्यु आपको कॉल करती रहता है, आप उसकी बहन है, उसकी माँ नहीं। रिसेप्शन में निहारिका बैठी हुई थी और वो अभिमन्यु को अंदर जाने नहीं देती। सोचती है वो यहाँ गेस्ट है। कहती है कि इस वीकेंड राजा का बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है तो सारे कमरे बुक हैं। अभिमन्यु निहारिका के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर अभिमन्यु की एक और बहन काव्या वहां आती है सिचुएशन संभालने, और वो निहारिका से कहती है तुम्हारे अप्रेजल के बारे में मुझे बात करना है, तो एक बार मुझसे आकर मिल लेना। अभिमन्यु निहारिका को दिखाता है कि वो यहाँ कोई गेस्ट नहीं है बल्कि वो राजा का बेटा है। अभिमन्यु अंदर आता है और वो राजा के नाजायज बेटे ब्रिज के साथ भी बदतमीजी से पेश आता है। काव्या उसे डांट लगाती है ठीक से बिहेव करने के लिए, और जब अभिमन्यु काव्या को उसके मरे हुए बॉयफ्रेंड की याद दिलाता है तो काव्या उसे कहती है कि तू यहाँ रहने वाला है तो मुझसे दूर ही रहे। अभिमन्यु को एक गुंडे का फोन आता है जो उससे पैसे मांग रहा था। अभिमन्यु उसे कहता है थोड़ा टाइम देने के लिए, क्योंकि वो राजा का बेटा है तो वह पैसे का इंतजाम कर देगा। इधर राजा चंद्र प्रताप राय सिंह एक भयानक सपना देखते हैं जिसमें कि उसके तीनों बच्चे उसे मारने की कोशिश करते हैं, और वो तुरंत अपने सलाहकार, अपने दोस्त और इस स्टेट के सीएम योगराज को कॉल करता है। कहता है कि वो बहुत डरा हुआ है, उसके तीनों बच्चे उसे मार डालेंगे। योगराज राजा से बात करता है तो चंद्र प्रताप कहने लगता है कि उसे डर है कि उसके बच्चे लोग उसे मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो यहाँ अपना जन्मदिन मनाने के इरादे से नहीं बल्कि एक खुलासा करने के इरादे से आया है। फिर महल में अभिमन्यु के दोस्त तरन और उसकी बहन जैस आते हैं और अभिमन्यु जैस को किस करता है, लेकिन जैस अभिमन्यु को पसंद नहीं करती। उसका भाई उसे समझाता है तुम्हें अभिमन्यु पर ध्यान देना है, वो तुम्हारा जैकपॉट है। इंद्रानी और विक्रम महल में आते हैं और योगराज से मिलते हैं, और योगराज विक्रम के पापा हैं। वो अपने बेटे को हमेशा खरी खोटी सुनाते रहते हैं कि आज तक वो अपने दम पर कुछ कर नहीं पाया। खैर, इधर तीनों भाई बहन मिलते हैं। काव्या बताने लगती है कि पता नहीं पापा को क्या हो गया है, वो सपने देखते हैं जिसमें कि हम उन्हें मारना चाहते हैं। फिर उन तीनों के बीच में झगड़ा होने लगता है क्योंकि इंद्रानी महल को बेचना चाहती है, काव्या नहीं बेचना चाहती क्योंकि वो यहाँ रहकर सब कुछ संभाल रही है। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है जिसके लिए उन्हें 10 करोड़ मिल रहे हैं, उसमें से अभिमन्यु को 5 करोड़ चाहिए। काव्या जानती है पैसे उसका भाई नशे में उड़ा देगा। इधर राजा एक वीडियो शूट कराते हैं और उसमें वो अपने बच्चे लोगों के बारे में बात करते हैं, काव्या की तारीफ करते हैं और अपने बेटे अभिमन्यु की बेइज्जत करते हैं। ब्रिज की भी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि शाम के समय वो एक और वीडियो शूट करेगा जिसमें वो अपनी स्वर्गवासी पत्नी मधु से माफी मांगेगा। इधर काव्या जयवीर से मिलती है जो कि उसका बेटा है। वो उसके लिए एक गिफ्ट लाई थी, तभी उसे किसी अभय का मैसेज आता है। विक्रम उसे कहता है कि जब आज शाम सभी लोग राजा के जन्मदिन पार्टी में बिजी होंगे, तुम्हें 1 घंटा मिलेगा, अभय से मिलाना। शाम के समय जब सभी लोग पार्टी में पहुंच चुके थे, इंद्रानी अभय के साथ वापस अंदर महल में चली जाती है। अभिमन्यु बागी के रिलेटिव से मिलता है और उसके मौसा और उसका मौसेरा भाई आया हुआ था वीर। अभिमन्यु उनकी बेइज्जती करता है कि खाना लगा नहीं कि मक्खी भिन भिनाने के लिए पहुंच गए। इधर राजा स्पीच देने लगते हैं और वो अपने प्रजा से माफी मांगते हैं। योगराज काव्या से कहता है अपने पापा को रोको, मगर वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। योगराज कहता है तुम्हारे पापा के बीमारी के बारे में सबको पता चल जाएगा, मगर काव्या को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। कहती है हम अकेले ही क्यों सहे, सबको पता चलने दो। विक्रम इंद्रानी को कॉल करता है तो वो तैयार होकर बाहर आने लगती है। अभय उसे कहता है कि तेरी शादी बहुत बड़ी झूठ है। इंद्रानी क्लियर कर देती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी है वो बस सेक्स है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो कहती है वो विक्रम से प्यार करती है, बस जो विक्रम उसे दे नहीं सकता उसके लिए वो अभय का इस्तेमाल करती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। राजा राय सिंह बहुत ज्यादा पी लेते हैं तो योगराज उन्हें अंदर ले जाते हैं। काव्या अपने बॉयफ्रेंड कबीर जो कि डॉक्यूमेंट्री शूट करता है उससे कहती है कि इन्वेस्टर्स अभी तक पापा से मिले नहीं। कबीर उसे कहता है उसके साथ मुंबई चलने, मगर वो कहती है मेरा घर यही है। दोनों किस करते हैं तभी वहाँ एक नौकर आता है, कहता है सीएम जोगराज आपको बुला रहे हैं। इधर अभिमन्यु महल बेचने के बारे में अपने पापा से अपना हिस्सा मांगता है जिससे कि दोनों बाप बेटे आपस में लड़ने लगते हैं। राजा राय सिंह अपने बेटे को एक पैसा नहीं देना चाहते। अभिमन्यु चिल्लाता है तो फिर पैदा ही क्यों किया, इस महल को बेचकर हमें भी आजाद करो।
दो। काव्या कहती है बेच नहीं रहे हैं, बस लीज पे दे रहे हैं। राजा मना करते हैं और बहुत झगड़ा होने के बाद वो आखिर में महल को बेचने से ही मना कर देते हैं और काव्या से पूछते हैं डॉक्यूमेंट्री वालों ने जो 20 करोड़ देने को कहा था वो कहाँ है। अभिमन्यु हैरान होता है, पूछता है काव्या ने कहा था 10 करोड़ मिलेंगे। झगड़ा बढ़ने लगता है और अभिमन्यु चिल्लाकर कह देता है कि उसके पापा को अल्जाइमर की बीमारी है, उसे कुछ याद रहता ही नहीं है, बस अपनी मरी हुई पत्नी को बुलाते रहते हैं। राजा कहता है बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, ब्रिज को युवराज बनाना चाहिए था। अभिमन्यु चिल्लाता है कि वो तो नाजायज है। ये सुनते ही बाप बेटे हाथापाई पर उतर आते हैं। इंद्रानी आकर अभिमन्यु को दूर करती है। झगड़ा खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद राजा की डेड बॉडी पानी में तैरते हुए मिलती है। अगले दिन काव्या इन्वेस्टर्स को महल दिखा रही थी कि तभी निहारिका आती है और उसे बुरी खबर देती है राजा नहीं रहे। और जब अभिमन्यु सोकर उठता है तो उसके कपड़े और बिस्तर पर खून लगे हुए थे। वो डर जाता है और बाहर आता है, तभी उसके कमरे में चिल्लाते हुए इंद्रानी पहुंचती है और वो भी खून को देखकर हैरान हो गई थी। मगर अभिमन्यु को डांटने के बजाय वो तुरंत चादर हटा देती है और वो और दाई माँ मिलकर अभिमन्यु के कपड़े और चादर को जला देती है। दाई माँ इंद्रानी से कहती है कुछ भी हो जाए इन सब से जयवीर को दूर रखना। डॉक्टर गुप्ता राजा की डेड बॉडी को देखते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है जैसे लेफ्ट हैंड से चाकू मारा गया, पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। योगवीर काव्या को बोलता है गले में साड़ी बंधी हुई थी, साड़ी के नीचे गले में घाव का निशान था। डॉक्टर भी कहते हैं बिना पोस्टमार्टम के बताना मुश्किल है कि चाकू से मर्डर हुआ है या गला घोटकर। काव्या साड़ी को देख रही थी। इसके बाद वो जोगवीर से बात करती है, पूछती है आपको क्या लगता है राजा को किसने मारा होगा। तो वो कहता है सत्ता में रहकर एक बात सीखी है कि खुद के अलावा किसी और पर भरोसा ना करना, अपनों पर तो बिल्कुल भी नहीं। अभिमन्यु थोड़ा सा भी दुखी नहीं था। इंद्रानी अपने पति से पूछती है आखिर पापा माँ से किस बारे में माफी मांगना चाहते थे। विक्रम कहता है ये तो उसे भी नहीं पता। फिर वहाँ पर काव्या आती है और उसे अपने भाई बहन पर भरोसा नहीं था, खासकर अभिमन्यु पर। लेकिन हमेशा इंद्रानी अभिमन्यु को डिफेंड ही करते रहती है। इस बात से काव्या बहुत परेशान थी और उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। इंस्पेक्टर मनु आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो जोगवीर को बाहर जाने से मना करते हैं, जो किसी काम से बाहर जा रहा था क्योंकि वो सीएम है। इसीलिए वो अपने आदमी से कहता है कि अब सारी मीटिंग्स यहाँ महल में ही होगी। अभिमन्यु और जैस पानी में मजे कर रहे थे और जब वो बाहर आता है तो योगराज उसे कहता है कि अब हमारे असली राजा तुम ही हो। अभिमन्यु राजा की तरह तैयार हो जाता है और सारे वर्कर्स यहाँ तक के निहारिका भी सिर झुकाकर उसके ऑर्डर्स का पालन करती है। फिर वो इंस्पेक्टर मनु से मिलता है और वो लोग बाहर आते हैं और प्रजा से मिलते हैं और सभी लोग राजा अभिमन्यु की जय जयकार करते हैं। और वो इंस्पेक्टर से कह देता है कि पूर्व राजा के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होगा और इंस्पेक्टर मनु सिर झुकाकर उसकी बात मान लेता है। काव्या देखती है कि अभिमन्यु ने अकाउंट से 20 लाख एक नाइजीरियन अकाउंट में ट्रांसफर करवाया है। जैस काव्या से मिलने आती है और उसे कहती है कि अभिमन्यु काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। काव्या कहती है अजीब ही तो उसका नॉर्मल है, अभी भी अगर तुम उससे प्यार नहीं करती हो तो यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पास समय है। इंद्रानी चाय पीने बैठती है तो उसका पति उसे समझाता है कि अपने भाई को समझाना चाहिए, अगर इसी तरह वो करता रहा तो वो समय दूर नहीं जब तीनों भाई बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। काव्या कबीर से मिलती है और उस पर चिल्लाती है कि तुम लोग अभी भी शूटिंग कर रहे हो, राजा जी मर गए हैं। कबीर चिल्लाता है कि वो लोग अपना काम ही तो कर रहे हैं। फिर वो काव्या को शांत करता है, कहता है ठीक है मैं कह दूंगा वो लोग शूटिंग बंद कर देंगे। इंद्रानी अभिमन्यु से पूछती है तुमने राजा के शरीर के पोस्टमार्टम होने से क्यों रोका। वो उसे समझाती है सारी दुनिया को लग रहा है आपने पिताजी का खून किया। अभिमन्यु कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ काव्या आती है और इंद्रानी को बताती है अभिमन्यु ने किसी नाइजीरियन अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए हैं। इंद्रानी परेशान हो रही थी कि अब उसका भाई हाथ से निकल रहा था। अभिमन्यु बैंक मैनेजर को कॉल करता है, कहता है अब से बैंक के सारे मैसेज OTP उसके नंबर पे आने चाहिए। इंद्रानी अपने पापा का छुपा हुआ लॉकर खोलती है और उसमें उनके पापा का विल मिलता है। अभिमन्यु खुश होता है कि उसके पापा ने अपने नाजायज बेटे ब्रिज के लिए कुछ भी नहीं रखा। काव्या कहती है ये विल बहुत पुराना है, 14 साल पहले का, अभी शायद पापा का मन बदल जाता। इंद्रानी को बचपन की तस्वीर मिलती है जब वो लोग बहुत छोटे थे। जेस यहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि उसे पहले से ही अभिमन्यु में इंटरेस्ट नहीं था और उसे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं उसी ने राजा को मारा है। मगर तरन उसे समझाता है कि पुलिस ने हवेली को सील कर दिया है तो वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते। इंद्रानी अभिमन्यु से पूछती है आपके चादर में खून मिला, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप इतना डर क्यों रहे हैं, सच बता सकते हैं हमें। वैसे हमने उस चादर को जला दिया है। अभिमन्यु अपनी बड़ी बहन से कहता है कि आखिर एक पिता की ड्यूटी क्या होती है, इन्होंने हमारे साथ क्या किया, सिर्फ हमारी बेइज्जती की। कभी एक बार बोला वेल डन बेटा, पूरी जिंदगी बस मुझे याद दिलाता रहा कि मैंने अपनी
अपनी माँ को मारा, एक बार ब्रिज के जगह मुझे अपना बेटा माना होता। फिर वो दिखाता है कि उसने खुद को मारने की कोशिश की, जिससे इंद्रानी उसे गले लगा लेती है और अभिमन्यु रोते हुए कहता है, सोचा था शायद मर जाऊंगा तो मेरे पापा मुझे अपना बेटा मानेंगे। अभिमन्यु का मौसेरा भाई वीर कहने लगता है कि वो लोग इस महल को होटल में बदल देंगे और वो लोग इन्वेस्ट करने को तैयार भी थे, मगर अभिमन्यु उसे याद दिलाता है कि उसके पापा की अभी अभी डेथ हुई है, ये सब बात करना भी जरूरी नहीं है। फ्यूनरल की तैयारी हो रही थी। महल में सीबीआई ऑफिसर भगवान रामटेके पहुंचते हैं और भगवान को होम मिनिस्टर ने भेजा है दिल्ली से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने। इंस्पेक्टर मनु उन्हें सस्पेक्ट लिस्ट सौंप देता है और वो भी हैरान होता है कि पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं और अंतिम संस्कार होने वाला है, और वो पूछता है कि आखिर यहाँ कोई लेफ्टी है क्या। इंस्पेक्टर मनु कहता है कि राजकुमार और राजकुमारी तो सब राइट हैंडेड हैं, मगर भगवान बोलता है कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनके दोनों हाथ एक जैसे काम करते हैं। इधर हम इंद्रानी को देखते हैं जो कि अपने लेफ्ट हैंड से जयवीर के बाल को कंघी कर रही थी। ऑफिसर भगवान मनु से पूछता है कि आखिर वो इतना डरपोक क्यों हो गया है, यहाँ वो लोगों की बात मान रहा है। तो मनु कहता है क्योंकि मेरी औकात मुझे पता चल गई है, कांस्टेबल का बेटा ही कांस्टेबल बनता है, इंस्पेक्टर का बेटा ही इंस्पेक्टर। अंतिम संस्कार स्टार्ट होता है तो ऑफिसर भगवान अंदर जाकर परिवार वालों से कहते हैं कि बॉडी के जलने से पहले पोस्टमार्टम होगा। अभिमन्यु अपना रौब उसे दिखाता है तो ऑफिसर उसे कहता है कि ये देश है ना संविधान से चलता है और मैं उसी को फॉलो करता हूँ, अगर आपके हिसाब से चलता तो आपकी भी चाटता। फिर वो लोग बॉडी को वहां से ले जाते हैं। फिर वो परिवार वालों से पूछताछ करना स्टार्ट करता है और वो ब्रिज से पूछता है कि आपके परिवार में कोई लेफ्टी है क्या, क्योंकि खून ही लेफ्ट हैंडेड है। ब्रिज कहता है कोई भी नहीं है, मगर ऑफिसर कहता है कि राजकुमारी इंद्रानी तो दोनों हाथों से लिख सकती है। काव्या बाहर आकर स्मोकिंग कर रही थी, तभी वो एक फ्लैशबैक याद करती है जब वो और ब्रिज एक बिल्ली को दूध पिला रहे थे, तभी वहां अभिमन्यु आ जाता है और वो बिल्ली को भगा देता है। लेकिन तब भी इंद्रानी अभिमन्यु को ही डिफेंड कर रही थी, जिससे कि काव्या बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वीर उसे मिलने आता है और वो बिजनेस के बारे में बात करता है, मगर काव्या उसे कहती है वो इंटरेस्टेड नहीं है। कबीर काव्या को कहता है उसके साथ मुंबई चलने, लेकिन वो कहने लगती है अभी वो नहीं जा सकती और पुलिस उसकी दीदी इंद्रानी पर शक कर रहे हैं। कबीर उसे कहता है इंद्रानी के फादर इन लॉ जोगवीर इस स्टेट के सीएम हैं, इंद्रानी को कुछ भी नहीं होगा। ऑफिसर जोगवीर को बुलाते हैं पूछताछ के लिए, लेकिन जोगवीर उसे ऊटपटांग सवाल पूछते रहता है कि होम मिनिस्टर ने तुम्हारे लिए एसी कोच बुक किया था कि नहीं, वगैरह वगैरह। ऑफिसर उसे कहता है पता नहीं ऐसे सवाल पूछकर आप खुद को इतना ज्यादा रॉयल दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं, अभी का समय बदल चुका है, लॉ के हिसाब से सबको इक्वल है। तभी कांस्टेबल आकर ऑफिसर को एक एविडेंस देता है। योगवीर पूछता है ये क्या है, तो ऑफिसर कहता है कि मैं आपको एविडेंस के बारे में थोड़ी बता सकता हूँ। जब परिवार वाले लंच करने बैठते हैं तो फिर से अभिमन्यु और वीर के बीच में झगड़ा हो जाता है। ऑफिसर भगवान ये सब कुछ देख रहा था और मजे ले रहा था। फिर वो कबीर से सवाल जवाब करता है और उसे कहता है कि तू यहाँ फिल्म का शूटिंग कर रहा था ना, तो सारा फुटेज एक हार्ड ड्राइव में डालकर हमें दे देना। और वो इंद्रानी से कहता है कि 4 बजे वो उससे पूछताछ करेगा। ये सब से जोगवीर बहुत ज्यादा परेशान था और इंस्पेक्टर मनु से कहता है ऑफिसर को समझाने के लिए कि ये स्टेट उसके ऑर्डर से चलता है, ऑफिसर के ऑर्डर से नहीं। वो महल से जाने लगता है और विक्रम अपने पापा को रोकता है, कहता है आपको परिवार के साथ रहना चाहिए। लेकिन जोगराज अपने बेटे से कहता है कि तुझे मौका चाहिए था ना सब कुछ संभालने का, अब दे रहा हूँ, यहाँ रहकर हर सेकंड की खबर मुझे देते रहना। ऑफिसर भगवान फुटेज देख रहा था और उसे पता चलता है कुछ ऐसा जो इंद्रानी से रिलेटेड है। जब वो इंद्रानी से पूछताछ कर रहा था तो वो उसे साड़ी दिखाता है, कहता है कि इसी से गला घोटा गया था और आप जो साड़ी पार्टी में पहनी हुई थी ये दोनों तो सेम नहीं है। मगर वो कहती है कि ये मेरी साड़ी नहीं है। फिर वो इंद्रानी का कॉल रिकॉर्ड सामने रखता है और कहता है कि आपके भाई बहन आपको कॉल कर रहे थे लेकिन आप फोन उठा नहीं रही थी, कहाँ थी आप। वो अभय का नाम नहीं लेती, कहती है मेरा फोन साइलेंट पे था। फिर वो पूछता है तो फिर आप अचानक से काव्या का कॉल कैसे उठा लेती हैं। वो उसे पूछने लगता है कि अभिमन्यु और राजा जी में क्या कभी झगड़ा हुआ था। इंद्रानी जवाब देने से झिझक रही थी। भगवान उसे वहां 2 फुटेज दिखाता है जिसमें कि इंद्रानी जब पार्टी में आ रही थी तो उसकी साड़ी अलग थी और जब उसे पता चला कि उसके पापा और अभिमन्यु में झगड़ा हो गया तो उसकी साड़ी अलग थी। जब वो अभय के साथ मजे करने के बाद वो लौट रही थी तो उसकी साड़ी दरवाजे में फंस जाती है जिससे कि उसकी साड़ी फट जाती है, इसीलिए उसे साड़ी बदलनी पड़ी। ऑफिसर भगवान उसे कहता है आपकी जो फटी हुई साड़ी है वो लाकर मुझे दीजिए। वो घबराने लगती है। वो बाहर निकलती है तो ब्रिज उसे नोटिस करता है कि इंद्रानी बहुत ज्यादा नर्वस है। फिर इंद्रानी कचरे के ढेर में अपनी साड़ी ढूंढने लगती है मगर उसे नहीं मिलता। बाद में ब्रिज फटी हुई साड़ी लाकर ऑफिसर को दे देता है और हम देखते हैं कि जब इंद्रानी और अभय का झगड़ा हुआ था तो इंद्रानी अपनी फटी हुई साड़ी वहीं फेंक कर चली गई थी। बाद में ब्रिज आकर साड़ी उठा लेता है। ऑफिसर इंद्रानी को अरेस्ट करने वाले थे लेकिन अब तो उन्हें फटी हुई साड़ी मिल गई और वो उन्हें झूठ कह देती है कि मेरी साड़ी एक कैक्टस में फंस गई थी। इंद्रानी ब्रिज के
पैर पड़ती है उसे बचाने के लिए और उसे थैंक यू कहती है आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कबीर को मैसेज आता है कि ऑफिसर को और भी वीडियो फुटेज चाहिए और वो फुटेज देने से पहले बैकअप रख लेता है। ऑफिसर भगवान इंस्पेक्टर मनु को बोलते हैं होम मिनिस्टर का आदेश है, इंद्रानी को अरेस्ट करना होगा क्योंकि वो सीएम योगराज की बहू है और वो इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर इंद्रानी अरेस्ट हो जाएगी तो योगराज की कहानी यहीं खत्म। मनु कहता है ये गलत है। कबीर को वीडियो में कुछ ऐसा नजर आता है जिससे वो टेंशन में आ जाता है और वो भाई बहनों को इकट्ठा करता है और वो उन्हें राजा के मर्डर वाला वीडियो दिखाता है। वीडियो में देखते हैं कि राजा स्विमिंग पूल के पास में थे, एक मूर्ति को अपनी पत्नी मानकर उसे बात करने लगते हैं। कहते हैं कि वो कल सुबह सबके सामने सच रखेगा। तभी वहां पर जोगराज आता है और वो राजा से कहता है कि अगर तूने सबको सच बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने बारे में नहीं, कम से कम मेरे बारे में तो सोच। मगर राजा अपना मन नहीं बदलता तो योगराज महाराजा को पीटने लगता है और उनके बीच में लड़ाई होती है। आखिर में वो अपने पगड़ी का कपड़ा उतार कर राजा के गले में बांध देता है और उनका गला घोटने की कोशिश करता है और आखिर में वो राजा के गले में एक चाकू घुसा देता है और उन्हें मार डालता है और राजा पानी में गिर जाते हैं। ये सब देखकर विक्रम घबरा गया था कि आखिर उसके पापा ये सब क्यों करेंगे। विक्रम कबीर से कहता है ये फुटेज डिलीट करने, लेकिन अभिमन्यु विक्रम से झगड़ा करने लगता है कि वो इस वीडियो को डिलीट होने नहीं दे सकता क्योंकि उसके पापा ने महाराज को मारा है। झगड़े में हमें ये बात भी पता चलती है कि विक्रम गे है। ये सुनकर इंद्रानी गुस्से में आ जाती है और उन सभी को चुप कराती है। अभिमन्यु दौड़ते हुए अपने पापा के कमरे में जाता है और लॉकर में से बंदूक निकाल लेता है और विक्रम पे तान देता है। हाथ जोड़कर इंद्रानी सामने खड़ी हो जाती है पर वो महल से बाहर भाग जाता है योगराज को मारने के लिए, जबकि पुलिस उसे कहते रहते हैं कि अंदर के लोगों का बाहर जाना मना है। अब उन्हें डर लग रहा था कि ऑफिसर भगवान अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जब ऑफिसर को पता चलता है तो वो काफी गुस्से में थे और कहते हैं कि कल सुबह होने से पहले मुझे अभिमन्यु और विक्रम दोनों घर पे चाहिए। देखते हैं विक्रम भी अभिमन्यु के पीछे चल गया था और वो अभिमन्यु को पकड़ के बहुत पीटता है और वो अभिमन्यु को समझाता है कि गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम ना उठाने क्योंकि अगर अभिमन्यु को जेल हो गया तो इंद्रानी का क्या होगा। ये सोचकर अभिमन्यु रुक जाता है। होम मिनिस्टर को जब खबर मिलती है तो वो गुस्से में ऑफिसर भगवान को कॉल करते हैं और उसे डांटते हैं कि लगता है वहाँ के रॉयल लोगों की जिंदगी देखकर तुम्हारा मन बदल गया है, जल्दी से केस सॉल्व करो वरना मुझे तुम्हें वापस बुलाना पड़ेगा। दाई माँ इंद्रानी और काव्या को बताती है कि तुम्हारी माँ के वजह से योगराज ने तुम्हारे पापा को मारा। वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अभिमन्यु योगराज से मिलता है और योगराज अभिमन्यु को समझाता है कि तुम्हारे पापा से सबसे ज्यादा मैं प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे पापा एक नंबर के बेवकूफ हैं, दुनिया के सामने सच बताने चले थे। राजा और उनकी पत्नी मधु का पहला बेटा अर्जुन जो अभिमन्यु का बड़ा भाई था उसे राजा ने अपने भाई इंद्र और उसकी पत्नी देविका को सौंप दिया। उस समय इंद्र राजा हुआ करता था और इस तरह अर्जुन अगला वारिस बन गया। फिर एक रात जब अर्जुन को वारिस बने 4 साल हो गए थे तो इंद्र और उसकी पत्नी देविका हंटिंग लॉज में पार्टी करने के लिए गए हुए थे। तभी वहाँ चंद्र प्रकाश आ जाता है, मतलब अभिमन्यु के पापा। मधु तब कुछ दिनों पहले काव्या को जन्म दी थी और अभिमन्यु उसके कोख में था। चंद्र प्रताप गुस्से में था और कहता है कि वो अपने बेटे अर्जुन को वापस लेकर जाएगा। इंद्र उसे कहता है कि वो अभी अपने होश में नहीं है तो वो उसे बाद में बात करेगा। चंद्र प्रकाश हर जगह अपने बेटे को ढूंढने लगता है लेकिन उसे अर्जुन कहीं नहीं मिलता। इंद्र उसे कहता है तू ही तो पहले मेरे पास आया था भीख मांगने के लिए ताकि मैं तेरे अर्जुन को अपना लूं। ये सुनकर मधु हैरान हो जाती है लेकिन गुस्से में चंद्र प्रताप हंटिंग लॉज में आग लगा देता है जिससे कि इंद्र देविका दोनों मर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था अर्जुन भी वहीं था और वो भी मर गया। आखिर में मधु अभिमन्यु को जन्म देती है और उसे जन्म देकर वो भी दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मगर राजा को अभिमन्यु से प्यार नहीं था क्योंकि अभिमन्यु उसे उस रात की याद दिलाता है। अभिमन्यु पूछता है कि 28 साल हो गए, अब हमें ये सब क्यों बता रहे हैं। ऑफिसर भगवान इंद्रानी से मिलने आते हैं, कहते हैं कि विक्रम को कॉल लगाने और देखता है कि वो योगराज के घर पे था। भगवान उसे कह देता है कि विक्रम चाहे सीएम का बेटा ही क्यों ना हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इधर योगराज बताता है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, अगर वो इलेक्शन हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजा चंद्र प्रताप दुनिया के सामने ये सच रख देते तो प्रधानमंत्री दूर, वो पार्लियामेंट में पियोन भी नहीं बनता। इसीलिए वो बोलता है कि उसे ये करना पड़ा। भाई बहन मिलते हैं। इंद्रानी अभिमन्यु को बताती है कि भगवान तुम पर राजा के मौत का इल्जाम लगाना चाहता है। काव्या कहती है तो फिर ये वीडियो फुटेज ऑफिसर को दे देते हैं, बात यहीं खत्म करते हैं। अभिमन्यु कहता है कि वो लोग ऑफिसर को कुछ भी नहीं बताएंगे। विक्रम से भी कहता है उनका साथ देने, बोलता है कि योगराज ने एक डील ऑफर की है। देखते हैं योगराज अभिमन्यु को ताना मारने लगता है कि वो बिल्कुल अपने पापा जैसा गधा, इडियट, दूर की ना सोचने वाला है और वो अभिमन्यु को पैसे ऑफर करता है और कहता है कि मुझे पकड़ा कर तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला।
और तेरे जैसा इडियट इंसान अकेले गद्दी संभाल भी नहीं पाएगा। आगे चलकर मैं जब प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, इस वजह से तुम लोगों को भी पावर मिलेगी, उस बारे में सोचो। अब इस डील के बारे में वो अपनी बहनों को बताता है, कहता है कि अगर हमारे पास इतनी पावर होगी तो पूरा सिस्टम हमारे हाथ में होगा। बहुत सोचने के बाद काव्या मान जाती है और अभिमन्यु उसे कहता है कबीर को बोलना वीडियो डिलीट करने। विक्रम खुद जाकर मेमोरी कार्ड तोड़ देता है और आग में फेंक देता है, लेकिन वो फुटेज तो पहले ही ऑफिसर भगवान को मिल चुका था। काव्या इस डील के बारे में ब्रिज को बताती है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम उन लोगों का साथ क्यों दे रही हो, वो लोग खूनी हैं। पैसे और पावर के खातिर वो लोग अपने पापा के खूनी के साथ समझौता कर रहे हैं। काव्या समझाती है कि अगर वो लोग योगराज को पुलिस को सौंप देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्रिज कहता है मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। काव्या कहती है कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबूत अब नहीं रहा, वीडियो डिलीट हो गया है। एक बार पैसे मिल जाए उसके बाद हम सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ सिर्फ आप अकेले रह जाएंगे, इसलिए मैं चाहती थी आपको सब कुछ पता हो ताकि आप यहाँ सब कुछ कंट्रोल कर पाएं। इसके बाद राजा की शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन वहां पर योगराज नहीं था और ये न्यूज हेडलाइन बन जाता है कि योगराज कहाँ भाग रहा है। इधर योगराज को देखते हैं जो भाग रहा था, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। मीडिया के भी कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। ऑफिसर योगराज को मतलब चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेता है राजा के मर्डर के इल्जाम में। वीर को जब सच्चाई पता चलती है तो वो ब्रिज पर चिल्लाता है कि तेरे भाई बहन सांप है सांप, इनका साथ देगा तो ये सबसे पहले तेरे को ही डसेंगे। काव्या अभिमन्यु से पूछती है आखिर उसने क्या किया। तभी उन्हें पता चलता है कि वो वीडियो फुटेज न्यूज चैनल वालों को मिल गया था, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि राजा चंद्र प्रताप को मारने वाला योगराज है। अभिमन्यु कबीर पर इल्जाम लगाता है कि उसी ने वीडियो लीक किया। माहौल गर्म होने लगता है और कबीर गुस्से में वहां से चला जाता है। काव्या अपने भाई को डांट लगाती है, कहती है मेरे पास पैसे हैं, इंद्रानी के पास पैसे हैं, तू भिखारी है और अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उसे एक्सेस करने के लिए मेरी परमिशन चाहिए, इसलिए तू इतना उड़ना बंद कर। वो कबीर के पीछे जाती है, उसे पूछती है क्या तुमने सच में वीडियो लीक किया। तो वो कहता है कि परिवार के साथ तुम भी पागल हो गई हो क्या, मगर वो कबीर को खुश कर देती है ये कहकर कि वो उसके साथ मुंबई जाएगी। विक्रम केडिया जी को कॉल करता है जो कि पार्टी का मेंबर है और कहता है कि 24 एमएलए उसे उसके सपोर्ट में चाहिए, इसके लिए चाहे कितनी ही कीमत क्यों न देनी पड़े। शाम को कुछ लोग महल देखने के लिए आते हैं और वो लोग 5 साल के लिए इस महल को लीज पर लेना चाहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगले 5 साल तक उन सभी को 4-4 लाख मिलते रहेगा और जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 23%। अब उनके लिए ये खुशी का माहौल था और कि यहाँ से वो लोग अब निकल सकते हैं। इंद्रानी आखिरी बार हंटिंग लॉज जाना चाहती थी। काव्या कहती है वो बहुत बिजी रहेगी, उसे पैकिंग करनी है और वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ब्रिज को भी देना चाहती थी। अभिमन्यु इसके खिलाफ था क्योंकि ब्रिज तो है नाजायज बेटा। फिर अभिमन्यु और काव्या के बीच झगड़ा होते ही रहता है। इंद्रानी परेशान होकर चिल्लाती है कि कल सुबह हम हंटिंग लॉज जा रहे हैं और ये फाइनल है। वहां से निकलने पर विक्रम अपनी पत्नी को समझाता है कि काव्या को सारा मामला हैंडल करने दीजिए, आप अपने शेयर में से एक भी पैसा ब्रिज को मत दीजिएगा। इंद्रानी कहती है मगर ब्रिज हमारा भाई है, उसका हक बनता है। अगले दिन पूरी फैमिली हंटिंग लॉज जाने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ विक्रम जेल में अपने पापा योगराज से मिलने जाता है और अपने पापा से कहता है कि अब इस राज्य का सीएम वो बनने जा रहा है, जिससे कि योगराज गुस्सा हो जाता है और वो अपने बेटे के गे होने को लेकर कहने लगता है कि अच्छी बात यह है कि अब तेरी इस बीमारी के बारे में सबको पता चल जाएगा। अगर तू मेरा बेटा ना होता ना तो तू भी किसी नामर्द की तरह किसी नाली में मरा हुआ पड़ा होता। विक्रम कहता है कि ना वो बीमार है ना वो नामर्द है, वो बस गे है। और वो अपने पापा से कहता है कि आखिर उसने अपने बेटे के लिए किया ही किया, कुछ भी नहीं। उसे दुनिया से छुपा के रखा, कभी रैली में नहीं लेकर गया, कैबिनेट में शामिल नहीं किया और अब योगराज को मान लेना चाहिए कि विक्रम सीएम बन रहा है। कुछ साल के बाद वो अपने पापा को यहाँ से निकाल कर रिटायरमेंट दे देगा। योगराज हंसता है और अपने बेटे से कहता है कि उसे अभी भी पॉलिटिक्स खेलना नहीं आया और उसे धमकाता है कि सीएम की कुर्सी में बैठने के सपने को छोड़ दे। विक्रम इसके बाद पार्टी के एक मिनिस्टर नवल जी को कॉल करता है और कहता है कि उसे सीएम घोषित करने के लिए, क्योंकि उसके पास 24 एमएलए का सपोर्ट है। लेकिन नवल जी कहते हैं कि विक्रम पर कौन ही भरोसा करेगा जिसने अपने ही बाप को जेल में डाल दिया। केडिया विक्रम से कह देता है कि जब तक तुम्हारे पापा जेल से बाहर नहीं निकलते नवल सीएम की कुर्सी संभालेंगे। ये सब कुछ अभिमन्यु सुन रहा था। इधर जब पूरा परिवार आराम कर रहा था तभी अभिमन्यु फिर से उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है। तंग आकर
काव्या चिल्लाती है और चली जाती है ड्रिंक करने। अभिमन्यु विक्रम को ताने मारने लगता है, पूछता है सीएम साहब सरकार बन गई क्या आपकी? फिर वो उसके गे होने को लेकर मजाक उड़ाता है। इंद्रानी कहती है बस भी करो, वो मेरा पति है। अभिमन्यु कहता है पति जैसा कोई काम करता भी है? फिर वो सभी को बताता है कि वो योगराज को अरेस्ट करवाने वाला खुद विक्रम ही था, जो अपने बाप का सगा नहीं हो सका, वो हमारा साथ क्या देगा। विक्रम को सीएम और पीएम बनना, लेकिन पार्टी वालों ने तो उसे उसकी औकात ही दिखा दी। अब ये सुनकर विक्रम उसे झगड़ा करने लगता है। ब्रिज दोनों को रोकता है और अभिमन्यु बंदूक उठा लेता है और वो इतना पिया हुआ था कि गोली चल जाती है और गोली विक्रम के पैर में लगती है। अब कहानी जाती है इस हादसे के 5 साल के बाद। इलेक्शन हो चुका था और सिंपैथी वोट्स पड़ने के वजह से इंद्रानी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन जाती है। वो अपने महल में आती है, मीडिया को इग्नोर करते हुए जो सवाल पूछ रहे थे कि आखिर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो क्या काम ही की है, जबकि ऑपोजिशन पार्टी का लीडर अभीत सिंह कड़ी मेहनत कर रहा है। महल में देखते हैं अभिमन्यु की शादी की तैयारी हो रही थी और पार्टी के मिनिस्टर से वो बात करने के बाद वहां पर काव्या पहुंचती है और पूछने लगती है कि दीदी आप कहाँ चली गई थी? 2 घंटे से मैं आपको ढूंढ रही थी। 5 साल के बाद हम सब वापस लौटे हैं, मुझे तो यहाँ घुटन होती है और वो रात मैं अभी तक अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई। इंद्रानी कहती है अब छोड़ो भी। काव्या बोलती है कैसे? वो मर्डर था, आप ब्रिज को छुड़ा सकती थी, लेकिन अभी भी वो जेल में बंद है। आखिर क्यों? उसने तो मर्डर भी नहीं किया था। देखते हैं कि उस रात गोली चलने के वजह से किसी की जान चली गई थी, लेकिन आखिर वो कौन है, किसका मर्डर हुआ, ये तो बाद में पता चलेगा। बंदूक अभिमन्यु से ब्रिज छीन लेता है और पुलिस उसे ही अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ प्रेजेंट में कबीर और काव्या, उन दोनों का एक बेटा भी है निर्वाण। फिर वहाँ अभिमन्यु आता है अपने होने वाली दुल्हन आहाना को लेकर। काव्या बहुत परेशान लग रही थी। इंद्रानी उसे समझाती है शादी और इलेक्शन हो जाए फिर हम आराम से बात करेंगे, मगर वो कहती है कबीर और मैं डिवोर्स ले रहे हैं और उसे निर्वाण का फुल कस्टडी चाहिए। इंद्रानी उसे गले लगाती है और उसे अंदर लेकर जाती है। तभी उसे अपने असिस्टेंट तंवर जी से पता चलता है कि इलेक्शन में जीतने के लिए वो जो जनता को ब्राइब देने के लिए पैसे मिठाई के डिब्बे में भर कर दे रही थी, पुलिस ने वो पकड़ लिया है और वो सोचने लगती है कि इस बारे में तो सिर्फ घर वालों को ही पता था, तो आखिर ये कर कौन सकता है। विक्रम टीवी पर यह न्यूज देख रहा था और वो काफी खुश लग रहा था। इंद्रानी उसे पूछती है क्या ये तुमने किया? विक्रम गुस्सा था और बोलता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन दोनों के बीच में तय हुआ था कि इलेक्शन जीतने के बाद 2 महीने तक सीएम की कुर्सी इंद्रानी संभालेगी, उसके बाद बाई इलेक्शन होगा और सब कुछ विक्रम को वो सौंप देगी। इंद्रानी कहती है क्या एक बार मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती? जिंदगी भर तो तुम्हारे लिए ही सब कुछ करती आई हूँ। विक्रम कहता है जिंदगी भर गे होने के वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा है, तुम्हें बच्चा चाहिए था, मैंने वो भी किया, तो क्या बदले में मैं सीएम बनना डिजर्व नहीं करता? दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इंद्रानी कहती है गे होने के बावजूद तुमने मुझसे शादी कर ली, क्या ये सही था? विक्रम जयवीर को नाजायज कहता है तो इंद्रानी उसे थप्पड़ लगाती है और बाहर चली जाती है और अंदर से विक्रम चिल्लाते रहता है कि मैंने मीडिया को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन ये खुलासा जिसने भी किया मैं बहुत खुश हूँ। वो बाथरूम में आकर रोने लगती है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि हंटिंग लॉज में उस रात नशे की हालत में गोली चलाने के वजह से गोली जयवीर को लगी थी और वो मर गया था। इसके बाद इंद्रानी कबीर से बात करती है, समझाती है कि उनके यहाँ पर डिवोर्स नहीं होता। कबीर बोलता है कि काव्या सिंगापुर जाकर सीईओ बनना चाहती है, लेकिन वो यहाँ रहकर अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखना चाहता है और उसे लगता है कि शायद वो दोनों कंपैटिबल थे ही नहीं। फिर इंद्रानी किसी पॉलिटिशियन की तरह कबीर को रिश्वत देने की कोशिश करती है ताकि वो डिवोर्स ना दे। इधर डांस प्रैक्टिस करते वक्त अभिमन्यु एक आदमी को देखता है। इंद्रानी उसे पूछती है वो कौन है, मगर अभिमन्यु बात को टाल देता है। फिर वो जाकर जेस से मिलता है जो काफी रो रही थी क्योंकि अभिमन्यु किसी और से शादी कर रहा था। अभिमन्यु उसे समझाता है कि वो उसी से प्यार करता है, बस ये शादी तो एक बिजनेस है क्योंकि पैसा आहाना के पापा दे रहे हैं, शादी का खर्चा भी आहाना के पापा ही उठा रहे हैं। इंद्रानी इलेक्शन लड़ेगी, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, इसीलिए ये शादी जरूरी है और ऊपर से उसने एक गुंडे से 200 करोड़ लिया है। काव्या को ये पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, मगर इंद्रानी उसे समझाती है कबीर से डिवोर्स ना लेने के लिए। अभिमन्यु वहां आता है और कहता है कि गुंडे लोग 200 करोड़ लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। 100 करोड़ तो खर्च हो गए और 100 करोड़ के ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? वो इंद्रानी से कहता है होटल बेच देते हैं, मार्केट प्राइस 3000 करोड़ का है। काव्या मना करती है, कहती है ये होटल नहीं है, ये पैलेस है, ये हमारा घर है। इंद्रानी पैलेस बेचने से मना करती है। फिर वहाँ असिस्टेंट तंवर आता है और बताता है कि 11 लाख मिठाई के डिब्बे में से 9.5 लाख डिब्बे मिसिंग हैं। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली
फाइनली ये भी नहीं पता चला। पुलिस को जितना डब्बा मिला है उसमें करीब 100 करोड़ होंगे। पुलिस अब इंद्रानी को अरेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। नवल जी उसे कॉल करते हैं और इंद्रानी उन्हें बहुत सुनाती है। कहती है कि जब पापा जिंदा थे तो आपको इन पैसों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब अब एक औरत पार्टी चला रही है तो आपको प्रॉब्लम होने लगी। वो अपने असिस्टेंट से कहती है बाकी के मिठाई के डिब्बे जिसमें करीब 950 करोड़ हैं वो कहाँ है उसे ढूंढने। वो काव्या से बात करने आती है और उसे टेंशन लग रही थी कि वो गुंडे अभिमन्यु को मार डालेंगे। काव्या खुश होती है, कहती है ऐसे इंसान को तो मर ही जाना चाहिए जिसने एक बच्चे को मारा। उस रात देखते हैं अभिमन्यु नशे के हालत में गोली चलाता है और गोली जयवीर को लगती है और उन लोगों के कहने पर मर्डर का इल्जाम ब्रिज अपने सर पे ले लेता है। शाम के समय जब सब पार्टी कर रहे थे तो नवल वहां पहुंच जाता है और इंद्रानी से कहता है इस्तीफा देने। इंद्रानी कहती है 5 साल पहले विक्रम आपकी बातों में आ गया था, मैं नहीं आने वाली, और आपके सीक्रेट्स के बारे में भी मुझे बहुत कुछ पता चला है। खैर, डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, सभी लोग नाचने गाने लगते हैं और अभिमन्यु को आहाना के साथ नाचते हुए देखकर जेस जलन महसूस करती है और वो स्टेज पर आकर आहाना को धक्का दे देती है। बाकी लोग जेस को शांत करते हैं और अभिमन्यु सभी से कहता है रिलैक्स करने, क्योंकि ऐसा हो जाता है और वैसे भी जेस थोड़ी मेंटली अनस्टेबल है। ये सुनकर तरन स्टेज पर आता है और अभिमन्यु को मुक्का मारता है और उसे कहता है अपने हद में रहने। अब पार्टी में पूरा रायता फैल गया था, लेकिन फिर भी इंद्रानी कहती है म्यूजिक चलाने। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है इंद्रानी से पूछताछ करने। बोलते हैं कि उन्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। कि इतने में वहां पर ब्रिज आता है जिसे देखकर लोग हैरान थे। ब्रिज इंस्पेक्टर मनु को समझाता है शादी का माहौल है, ये सब बाद में करते हैं। ब्रिज अपने परिवार से दूरी बनाए रखता है क्योंकि वो जानता है उसके परिवार वाले परिवार नहीं सांप हैं। फिर वो आहाना के पापा से बात करता है और खुद को इस घर का बड़ा बेटा कहकर इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें वेलकम करता है। ब्रिज जो एकदम रिवेंज मोड में आ चुका था, वो अपने भाई और बहनों से महल के प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा मांगता है और इंद्रानी से कहता है सीएम के पोस्ट से रिजाइन देने और आज रात से पहले उसे सीएम घोषित करने। काव्या इंद्रानी को समझाती है कि वो 5 साल जेल में काट के आया है, बाहर आकर वो पहले जैसा दयालु और अच्छा तो नहीं रहेगा और वो जो मांग रहा है वो उसका हक है। लेकिन इंद्रानी जानती थी ब्रिज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो जो डिमांड कर रहा है उसके पीछे कोई और है और वो काव्या से कहती है थोड़ा अपना दिमाग चलाओ। तभी दोनों बाहर आकर देखती हैं अभिमन्यु जेस के साथ होता है। काव्या कहती है दीदी आपने गलत भाई को चुन लिया। इंद्रानी कमरे में आकर रोती है और तभी उसे जयवीर नजर आता है। अगली सुबह अभिमन्यु की हल्दी होने थी, तभी वो गुंडा अभिमन्यु के सामने आता है। निर्वाण गलती से गुंडे के सामने चला जाता है, मगर समय पर कबीर अपने बेटे को वहां से लेकर चला जाता है। विक्रम कबीर के कान भरने लगता है ये कहकर कि काव्या को डिवोर्स देने में ज्यादा देरी मत कर, वरना काव्या तेरे बेटे को छीन लेगी। इंद्रानी अपने पति के सामने रोने लगती है और इतने साल उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो उसे माफी मांगती है। कहती है मैं ये सब पीछे छोड़ देना चाहती थी। विक्रम हंसता है और कहता है ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ, कैमरा के लिए थोड़ा बचा के भी रखो। इंद्रानी कहती है मैं राजनीति के दलदल में फंसते जा रही हूँ, मैं ये सबसे बाहर निकलना चाहती हूँ। तब विक्रम उसे कहता है गलती सिर्फ आपसे ही नहीं हुई, आप 16 साल की थी जब आपकी शादी मुझसे हुई, आपकी जिंदगी खराब हो गई। आहाना के पापा तमाशा करने लगते हैं। अभिमन्यु आहाना से मिलने जाता है और वो भी चिल्लाने लगती है कि आखिर हमारी शादी में तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर क्यों आए हो। अभिमन्यु जेस के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है, कहता है कि वो बस मुझे स्टॉक करती है और वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आहाना को समझाता है कि वो आहाना को पसंद करता है, लेकिन आहाना जानती है ये सब नाटक है। फिर दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और आहाना शादी के लिए फिर मान जाती है। फिर हल्दी सेरेमनी शुरू होती है और बड़े ही चालाकी से ब्रिज अभिमन्यु का फोन चुरा लेता है। फिर वो आहाना से मिलता है और उसे अभिमन्यु का फोन देता है। आहाना ये देखकर गुस्से में आ जाती है कि अभिमन्यु अभी भी जेस के साथ बातें करता है। तभी जेस का कॉल आ रहा था और वो कहने लगती है कि मैं एयरपोर्ट में हूँ, लेकिन मुझे जाने का मन नहीं कर रहा, मैं वापस आ रही हूँ, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। आहाना ये सब से और गुस्से में आ जाती है। इधर नवल जी इंद्रानी के पीछे पड़े हुए थे रेजिग्नेशन देने के लिए, लेकिन वो कहती है कि ये डिसाइड हुआ था कि 2 महीने के बाद मैं रिजाइन करूंगी, फिर विक्रम सीएम के पद को संभालेंगे। आहाना अभिमन्यु को जाकर थप्पड़ लगा देती है सबके सामने और वहां से चली जाती है। ब्रिज आहाना से कहता है सिर्फ एक थप्पड़ से कुछ नहीं होने वाला। वो उसे फोन देता है और कहता है तुम्हें पता है ना इसके बाद क्या करना है। फिर वो एक रिपोर्टर को फोन लगाती है और कहती है मुझे तुम्हें अभिमन्यु के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज देना है। इधर सफारी देखने के बहाने कबीर अपने बेटे निर्वाण को लेकर देश छोड़ने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे बहुत जल्दी समझ आ गया कि पूरा परिवार पागल है। इंद्रानी ब्रिज के पास जाती है, कहती है तंवर जी जेल में है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम उस रात का बदला ले रहे हो क्या, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो। तो वो कहता है कि आपकी मिठाई के डिब्बे मेरे पास हैं, आप मुझे कैसे खरीदिएगा। इसके बाद काव्या अपने
अपने बेटे को ढूंढने लगती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि कबीर निर्वाण को लेकर साउथ अफ्रीका चला गया है। न्यूज में अभिमन्यु के बारे में खबर आती है जिससे वो परेशान होने लगता है और वो अपनी दीदी से कहता है उसकी मदद करने के लिए, नहीं तो वो गुंडे उसे मार डालेंगे। मगर वो कहती है सब कुछ तो खत्म हो गया, रेस्पेक्ट, नाम, पैसा, सब कुछ। फिर मदद मांगने के लिए काव्या आती है, कहती है कि उसे अपने पति और अपने बेटे को ढूंढना है जो साउथ अफ्रीका चले गए। लेकिन इंद्रानी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, थक चुकी थी, क्योंकि अब उसकी कोई नहीं सुनने वाला। वो लोग बर्बाद हो चुके हैं। ब्रिज अभिमन्यु को बताता है 2 दिन के बाद बाई इलेक्शन है, इंद्रानी इलेक्शन हारेगी और तुझे पता है तेरे साथ क्या होगा। रात में अभिमन्यु चिल्लाने लगता है। इंद्रानी आवाज सुनकर अंदर आती है और पूछती है क्या हुआ। अभिमन्यु डरा हुआ था कि गुंडे उसे काट डालेंगे, मगर उसके पास एक आइडिया है। वो कहता है आपके पास पावर है और इस पावर को बनाए रखने के लिए आपको किसी करीबी को सैक्रिफाइस करना होगा ताकि जनता दोबारा से आपको वोट दे। वो कहता है विक्रम को सैक्रिफाइस करना होगा। इंद्रानी मना करती है, लेकिन अभिमन्यु इंद्रानी को बहुत समझाता है, रिक्वेस्ट करता है, यहाँ तक कि उसे मैनिपुलेट करता है कि गुंडे लोग मुझे मार डालेंगे। इसीलिए अगली सुबह वो मीडिया के सामने बयान देती है कि उसके बेटे जयवीर को विक्रम ने मारा। पुलिस तुरंत विक्रम को अरेस्ट कर लेती है। इधर जेल में योगवीर उससे मिलने के लिए ब्रिज और अभिमन्यु आते हैं और अभिमन्यु को ये आइडिया ब्रिज ने दिया था विक्रम को फंसाने के लिए। जोगवीर खुश है क्योंकि वो खुद अपने बेटे को फंसाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। अब कुछ ही समय में बाई इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। काव्या बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सभी लोग विक्रम को फंसा रहे हैं जबकि सारे प्रॉब्लम की जड़ तो अभिमन्यु है, लेकिन फिर भी कोई उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो पूछने लगती है आपने मेरे बेटे को बचाने के लिए क्या किया। तभी वहाँ पर निर्वाण आता है और इंद्रानी बताती है तुम्हारे पति पर किडनैपिंग का केस लगाया। वो मिडिल क्लास आदमी है, 2-2.5 साल कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाएगा, थक हार कर वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। वो काव्या से वादा करने को बोलती है कि वो निर्वाण की जिंदगी उनकी तरह नरक नहीं होने देगी। अगली सुबह इंद्रानी तंवर जी को जेल से निकलवाती है और इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था। वो दोबारा से सीएम बन चुकी थी, मतलब कि उसके पास दोबारा से पावर भी आ चुका है और वो उस गुंडे को सिर्फ 50 करोड़ देकर मामले को रफा दफा कर देती है और गुंडे कुछ बोल भी नहीं पाते। अभिमन्यु खुश हो जाता है और सेलिब्रेट करने चला जाता है। फिर वो विक्रम को बाहर निकलवाने का सोचती है। फिर वो अपने मिनिस्टर से मिलती है, लेकिन अब वो गद्दारों को चुन चुन कर बाहर निकलवाएगी जो कि ऑपोजिशन के मिनिस्टर अभीत सिंह से मिले हुए हैं और उन्हें तुरंत रिजाइन करने को बोलती है। ये देखकर नवल जी, केडिया जी सभी को वहां से जाना पड़ता है। अभिमन्यु इंद्रानी से कहने लगता है कि वो डेप्यूटी सीएम बनना चाहता है, मगर वो कहती है अभी नहीं। फिर वो नशे में खुलासा कर देता है कि इंद्रानी को सीएम बनाने का प्लान योगवीर के साथ वो डिस्कस कर रहा था और योगवीर अभिमन्यु से काफी इम्प्रेस था। इंद्रानी शॉक्ड होती है, पूछती है विक्रम को बलि चढ़ाने का प्लान योगवीर का था। अभिमन्यु कहता है हाँ, ये मेरा भी प्लान था और वैसे भी आपको खुश होना चाहिए, हमारे पास 180 सीट है, हमारे पास पावर है। इंद्रानी कहती है वो सब तो मेरे पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और वो उसे पूछती है उन लोगों ने तुम्हें किस चीज का लालच दिया। अभिमन्यु कहता है आप अभी प्रेग्नेंट हो, इसलिए बाद में मुझे सीएम के पोस्ट को संभालना पड़ेगा। इंद्रानी हंसने लगती है और कहती है तुम जिंदगी भर बच्चे के बच्चे ही रहोगे। अभिमन्यु गुस्सा हो जाता है और इंद्रानी फिर उसे माफी मांगने लगती है, मगर अभिमन्यु एक चाकू उठा लेता है और कहता है कि आपके बिना भी मैं सीएम बन जाऊंगा, आधे विधायक तो आपके साथ है भी नहीं। फिर वो इंद्रानी को धक्का देकर बाहर चला जाता है। वो बाहर निहारिका के साथ जबरदस्ती करता है। ये देखकर काव्या इंद्रानी को कॉल करती है और वो देखती है इंद्रानी कमरे में नीचे बैठी हुई थी और उसका बहुत ब्लीडिंग हो रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। काव्या तुरंत डॉक्टर गुप्ता को कॉल करती है और इंद्रानी उसी हालत में अपने भाई के पास जाती है जो कि स्विमिंग पूल में था और वो उसके गले में चाकू घुसा देती है और अपने भाई को ही मार डालती है जो कि सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। फिर वो अपने भाई के लिए लोरी गाती है जब तक कि अभिमन्यु दम नहीं तोड़ देता। काव्या ये सब देखकर हिल चुकी थी और वो किसी तरह खुद को संभालती है और अपनी बड़ी बहन को पानी से बाहर निकालती है। और इसी के साथ कुल लेगेसी ऑफ द राइसिंग्स सीरीज यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।